हेलो दोस्तों। आज हम विधि लॉ क्लासेस की एपीओ बैच का पहला क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि एपीओ की वैकेंसी आ गई है और एपीओ की तैयारी करने के लिए इस वर्ष जो चुनौती है वो नए बच्चों के लिए भी और पुराने बच्चों के लिए एक समान सी चुनौतियां हैं, क्योंकि जहां नए बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, वहीं आज पुराने बच्चों के लिए भी बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस एक ऐसी चुनौती है जो जो पुराने बच्चों के लिए एक बहुत ही कठिनाई भरी चुनौती है। क्योंकि बीएनएसएस हुआ, इन सभी की जो धाराएं हैं इनको याद करना, पुरानी आईपीसी और सीआरपीसी को दिमाग से निकाल पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो हम इस सब को ध्यान में रखते हुए हम बीएनएसएस को शुरुआत करेंगे। बीएनएसएस जिसको पढ़ाने के लिए हम कम से कम अगर मिनिमम बात करें तो 20 दिन हमको कम से कम लगने ही लगने हैं। तो बीएनएसएस की अगर रेगुलर हम 30 से 45 मिनट की वीडियो भी हम आपके पास शेयर करते हैं तो ये गारंटी है कि बीएनएसएस 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और बीएनएसएस शुरू करने के पीछे का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आईपीसी लगभग और बीएनएस लगभग सेम, और उसमें बच्चे पहले इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने के लिए। प्रोसीजरल लॉ जो है क्रिमिनल का, जैसे सीआरपीसी, बीएनएसएस, इसको लोग थोड़ा नापसंद करते हैं। तो मैं आपके सामने बीएनएसएस को शुरू करने जा रहा हूं। तो गणेश भगवान का नाम लेके श्री गणेशाय नमः से हम आज बीएनएसएस को शुरू करते हैं। तो बीएनएसएस को शुरू करने के लिए हम पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो बीएनएसएस को प्रारंभ में प्री के एग्जाम की बात करें तो वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बीएनएसएस का एक्ट नंबर कौन सा है, तो बीएनएसएस का एक्ट नंबर है 46। ठीक है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिली? 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति इसको प्राप्त हुई। ये डेट याद रखना है, 25 दिसंबर 2023। इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024 की है, यानी कि 1 जुलाई 2024 को हमारा बीएनएसएस लागू हो गया था। इसमें एक बात याद रखने की है कि बीएनएसएस का जो शेड्यूल 1 है उसमें 106 जो धारा दे रखी है बीएनएस की, 106 की उप सब क्लॉज 2 जो है वो अभी लागू नहीं है, उसको छोड़ के सब कुछ लागू है। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 39 चैप्टर हैं और टोटल सेक्शन कितने हैं? 531 धाराएं इस बीएनएसएस में दे रखी हैं। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं और चैप्टर कितने हैं? 39 चैप्टर हैं, 39 चैप्टर। टोटल 2 शेड्यूल हैं, जैसे सीआरपीसी में था। पहला शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस बताता है और दूसरा शेड्यूल फॉर्म बताता है। अब हमको इसमें याद क्या करना है, जो फैक्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में बीएनएसएस में जो ऑफेंस बताए गए उनके अनुसार, और अदर लॉज में इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। शेड्यूल 1 को एक बीएनएसएस में जो अपराध बताए गए उसके संबंध में है, और बीएनएसएस के अलावा अन्य कानूनों में जो अपराध बताए गए हैं उसके संबंध में दूसरा है। और शेड्यूल 2 में फॉर्म दे रखे हैं जो कि किस बीएनएसएस की सेक्शन 522 से रिलेटेड है। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमें कम से कम 1 नंबर जरूर देगा। इस एपीओ के एग्जाम में इसमें से 1 नंबर रखा है कि एक्ट नंबर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल शेड्यूल कितने हैं, पहला शेड्यूल किससे संबंधित है, दूसरा शेड्यूल किससे संबंधित है, और दूसरे शेड्यूल से संबंधित कौन सा सेक्शन है, 522। टोटल सेक्शन कितने? 531। ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। फिर हम अब टोटल चैप्टर हमने बताया कि कितने हैं, 39। तो हम एक एक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो प्रिलिमिनरी होता है, प्रारंभिक होता है, जो कि सेक्शन 1 to 5। तो चैप्टर 1 में कितने सेक्शन है? 1 से 5 तक। सबसे पहला सेक्शन जो सभी एक्ट में पाया जाता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
उपधारा 1 में, 1 की उपधारा 1 सेक्शन 1 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है, इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। इसका विस्तार, इसके विस्तार में हम कुछ बातें इसमें लिख दिए हैं जो यही हमको याद रखना है और कुछ नहीं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, लेकिन चैप्टर 9, इस बीएनएसएस का चैप्टर 9, 11 और 12 नागालैंड जो राज्य है और जनजातीय क्षेत्र जो हैं इन पर लागू होगा। मतलब ये कह रहा है कि इस बीएनएसएस में कितने चैप्टर है, 39, लेकिन नागालैंड पर और जनजातीय क्षेत्रों पे इस पूरे एक्ट का केवल 9, 11, 12 लागू होगा। मतलब हम अगर नागालैंड राज्य की बात करें तो बीएनएसएस का चैप्टर 1, 2, 3 कुछ नहीं लागू होगा, केवल क्या लागू होता है, 9, 11 और 12। अब जनजातीय क्षेत्र क्या है, इसको भी एक्सप्लेनेशन में इसी धारा के बताया गया है कि 26 जनवरी 1971 की डेट आप याद रखना कि 26 जनवरी 1971 से ठीक पहले, उससे इस तारीख से ठीक पहले भारतीय संविधान का जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची की पैरा नंबर 20 में जिनको जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है वही जनजातीय क्षेत्र हैं। तो पैरा 20 में क्या बताया गया है, पैरा 20 में बताया गया है कि इसमें असम के ट्राइबल एरिया भी शामिल हैं। जनजातीय क्षेत्र में क्या शामिल है, असम का ट्राइबल क्षेत्र, और शिलोंग म्युनिसिपैलिटी एरिया जो होता है, शिलोंग नगर पालिका का जो क्षेत्र है, उसके अलावा कोई भी क्षेत्र जो है वो ट्राइबल एरिया में आता है। तो हमें सेक्शन 1 कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। सेक्शन 1 में हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो हमारा अधिनियम है बीएनएसएस, ये हमारे नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में इस अधिनियम की केवल चैप्टर 9 और चैप्टर 11 और 12 ही लागू होता है, उसके अलावा कोई भी चैप्टर इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो हमारा बीएनएसएस की एक जो छोटी सी शुरुआत थी ये हो चुकी है। इसके बाद हम सेक्शन 2 की बात करेंगे जो कि डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बताता है। तो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है वो बताता है कि हमारे बीएनएसएस में सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज है और इसमें ए से लेकर जेड तक डेफिनेशंस दी गई हैं। याद करने का सिंपल ट्रिक है कि जो सेक्शन 2 डेफिनेशन, जो ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं कानूनों में, वो अल्फाबेटिकल के हिसाब से रखी गई होती हैं कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो हम डेफिनेशन क्लॉज में ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे। इसीलिए ये साइड में देखिए मैंने एक जगह बना रखी, एक लाइन बना दी है। जब तक ये डेफिनेशन क्लॉज हमारा खत्म नहीं होगा तब तक हम इस लाइन को रफ नहीं करेंगे। यहाँ हम सेक्शन 2(1)A से शुरू करेंगे और Z तक जाएंगे। तो जैसे A में हमारा क्या है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये हमारा क्या दे रखा है सेक्शन 2(1)A में। ऐसे हम Z तक यहाँ लिखते चले जाएंगे और इधर हम डेफिनेशंस को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है 2(1)A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या मतलब है, इसका तात्पर्य दो चीजों से है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब होता है कि जिससे हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, एक जगह से दूसरे जगह पे हम अपनी बात को कह सकें। तो ऐसी कोई भी डिवाइस, जैसे मोबाइल से हम फोन पे बात करते हैं, यहाँ बैठ के हम कहीं भी बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है हमारा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, ठीक है। या फिर कोई अदर मीन्स, कोई ऐसी साधन जिसे स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर दे कि भाई ये जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आता है। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, संसूचना देने वाले जो साधन हैं, ये इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनका ऑब्जेक्ट हमें याद रखना है कि अगर इस कम्युनिकेशन डिवाइस का ऑब्जेक्ट क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, मतलब कोई ऐसी डिवाइस है जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो वो क्या होगा, वो श्रव्यदृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन माने जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ, हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड, किसी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अगर प्रयोग करते हैं, जैसे किसी की पहचान को रिकॉर्ड करना है कि वो फलाना व्यक्ति है कि नहीं है,
तलाशी लेना है तो हम ऑडियो उसका भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल से हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये भी जो तलाशी लेने की जो प्रक्रिया है, इसे भी अगर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस से की जा रही है तो वो भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स माना जाएगा। अभिग्रहण मतलब कि अगर हम किसी चीज को जब्त कर रहे हैं तो वो इसी में आएगा। और साक्ष्य का अभिलेखन, और ऐसा हम किस पर्पज से कर रहे हैं, साक्ष्य के लिखे जाने कि अगर कहीं पे कहीं साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा है, वहां पे भी अगर रिकॉर्डिंग हो रही, इस पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है, इस पर्पज से ऑडियो लिया जा रहा है कि उसे रिकॉर्ड किया जा सके, तो ये क्या होगा, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। तो पहला क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर किसी एनी कम्युनिकेशन डिवाइस से क्या हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा हो, रिकॉर्डिंग चल रही हो इन सारी प्रोसेस की, ठीक है। तीसरा है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हम अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, तो वो भी जिस डिवाइस से होता है उसे क्या बोलते हैं, संसूचना साधन। या फिर कोई अदर पर्पस, इन अदर पर्पसेस से अगर हम किसी अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कुल मिला के हमें ऑडियो वीडियो, ये नई धारा थी, ये पहली बार जोड़ी गई है, इससे पहले सीआरपीसी में धारा नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको विस्तार में चर्चा किया कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी संसूचना देने वाली डिवाइस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा रहा हो, उससे रिकॉर्डिंग प्रोसेस किया जा रहा हो, ट्रांसमिशन किया जा रहा हो, या कोई अदर पर्पस के लिए प्रयोग किया जा रहा है इस डिवाइस का, तो वो माना जाएगा कि वो क्या है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। या फिर कोई ऐसा साधन जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको क्या रिकॉग्नाइज कर, भाई देखो इसको स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन है, तो वो है। तो ये हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया कंप्लीट। अब हम इसके बाद दूसरी धारा पढ़ेंगे, सेक्शन 2(1) का बी में दे रखा है बेल। बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है बेल। चलिए हम बी पे आते हैं। तो बेल में जो दिया गया है, बेल, इसको हिंदी में बोलते हैं जमानत। अब ये जो जमानत है ना, ये भी न्यू है। इससे पहले सीआरपीसी में जमानत से संबंधित प्रावधान तो थे। जमानत से संबंधित कैसे जमानत मिलेगा, जमानती अपराध में जमानत कैसे मिलेगा, अजमानती अपराध में बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस कैसे बेल मिलेगी, ये सब प्रावधान तो दिए थे, प्रोविजंस तो दिए थे, लेकिन बेल को डिफाइन ही नहीं किया गया था। इस बार क्या है, इस बार बीएनएसएस में सेक्शन 2 के 1 के बी में, ए नहीं, ए में तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, बी में क्या दिया है, बेल। अब देखिए, ए से ऑडियो वीडियो, बी से बेल, देखिए अल्फाबेटिकल मिल रहा है ना, तो ए बी तो हमें याद रहेगा, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस ए, बेल से बी, तो दो तो हमें ऐसे ही याद हो गए। अब इसको तो हमें याद ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये हो गया हमारा बेल। तो दो तो हमें ऐसे हो गए। अब बेल होता क्या है, बेल होता है कि किसी भी कस्टडी से रिलीज करना, पर्सन को छोड़ा जाना, ठीक है। किस पर्सन को, बेल, हमको कुछ पॉइंट याद रखने इसमें, अगर वो पॉइंट हमें याद हो गए तो हम वो हो जाएगा, छोड़ा जाना, कस्टडी से क्या किया जाना, रिलीज किया जाना, छोड़ दिया जाना। पहला पॉइंट, बेल का मतलब होता है कि अगर कोई, किसको छोड़ा जाएगा, किसको कस्टडी से छोड़ा जा रहा है, या तो किसी एक्यूज्ड को, जिसे किसी अपराध का एक्यूज्ड बनाया गया है, या फिर किसी ऑफेंडर को जिसने ऑफेंस किया है, ऑफेंस किया है, या जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने ऑफेंस किया है, इस व्यक्ति को अगर वो किसी कस्टडी में है तो उसको छोड़ा जाना ही क्या होता है, बेल होता है। और ये बेल किस आधार पे छोड़ा जाएगा, या तो बेल बॉन्ड के आधार पे छोड़ा जाएगा, या केवल बॉन्ड के आधार पर छोड़ा जाएगा। ये जो छोड़ा जाना है वो जमानत पत्र, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, जमानत पत्र, और इसको बोलते हैं बंध पत्र के आधार पर छोड़ा जाना। और न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा
अधिरोपित शर्तों के पालन पर छोड़ा जाना। 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। थोड़ी राइटिंग इस बार गंदी हो गई, पहले से नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इसको आप बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला था नहीं इसलिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं। एक्यूज्ड, किसी एक्यूज्ड या ऑफेंडर को अगर वो किसी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको छोड़ दिया जाना किस आधार पे? जमानत पत्र देने के आधार पे या बंद पत्र देने के आधार पे। एग्जीक्यूशन ऑफ बेल बॉन्ड और बॉन्ड के आधार पे किसी कोर्ट या कौन छोड़ेगा? बेल कौन देगा? कोई न्यायालय देगा, कोर्ट देगा या ऑफिसर देगा, अपनी जो भी शर्तें होंगी उन शर्तों के आधार पे बेल दे देगा। तो इसी को बेल बोलते हैं बेल, छोड़ा जाना। किसी को कस्टडी से छोड़ा जाने का आदेश दिया जाना ही होता है क्या? बेल। तो 2(1) भी कुछ ज्यादा खास नहीं था, हमें 4-5 पॉइंट याद रखने। अब इसमें हमको 2 बातें निकल के आई। देखिए, हमको एक्यूज्ड पता है कौन होता है ना, हमें ऑफेंडर भी पता है कौन होता है। कस्टडी 2 प्रकार की होती है, जुडिशियल और पुलिस कस्टडी नॉर्मल, वो भी पता है। उससे ही कुछ रिलीज मतलब छोड़ा जाना। न्यायालय अधिकारी द्वारा अधिरोप, इसमें जानने वाली जो बात है वो केवल क्या है? बेल बॉन्ड, एक ये हमको जानना है और एक क्या है? बॉन्ड। अब खास बात आपकी ये है कि बेल बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो दिया गया है 2(1) के डी में और बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई है 2(1) के ई में। तो देखिए, 2(1) के ए में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, 2(1) के बी में बेल। अब यहां पे देखिएगा, ये इधर देखिएगा 2(1)C, इसको अभी रोक रहे हैं क्योंकि हमने बताया ना बेल बॉन्ड कहाँ है? 2(1)D में। तो 2(1)D 2(1)E, यहां पे हमको बेल बॉन्ड दिया गया और यहां केवल बॉन्ड दिया गया है। अब बचा क्या हमारे पास? 2(1)C। 2(1)C हम बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो हमारी 5 डेफिनेशंस हो गई, जिसमें से 2 डेफिनेशंस को मैंने समझा भी दिया है। तीसरी डेफिनेशन अगर हम बेल बॉन्ड की बात करें, हिंदी में देखिए लिखा है जमानत पत्र के आधार पर। तो इसका मतलब सिंपल है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब विद श्योरिटी अगर कोई बात होती है तो उसे बोलते हैं बेल बॉन्ड। और विदाउट श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड इसको बोलते हैं कि उसके पास कोई आता नहीं है व्यक्ति उसकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, वो स्वयं का बंद पत्र करता है, विदाउट श्योरिटी हो तो उसे बोलते हैं बॉन्ड। आप उसमें बैरक में उठा देखिए, बॉन्ड का मतलब विदाउट श्योरिटी और बेल बॉन्ड का मतलब होता है विद श्योरिटी या सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एक सेक्शन 2(1)A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 2(1)B बेल क्या होता है, सेक्शन 2(1)D बेल बॉन्ड क्या होता है, सेक्शन 2(1)E बॉन्ड क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। देखिए, थोड़ा साफ लिखेंगे, ठीक है। साफ बोल दिया तो गलती हो गया। बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है 2(1) के सी में। क्या दी गई है? 2(1)C में दिया गया है बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि ऐसे अपराध जिनको, 2 बातें इसमें दी गई है, जिनको शेड्यूल BNSS ये जो एक्ट है इसका शेड्यूल नंबर 1 में जिन अपराधों को क्या बनाया गया हो, बेलेबल बनाया गया हो, उसे बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, या अदर लॉ में जो भी उसका नेचर दे रखा है उस अपराध का अगर बेलेबल बताया है तो वो क्या होगा? बेलेबल होगा। सिंपल, अगर उसे अनुसूची में बेलेबल ऑफेंस बताया गया इस धारा की इस एक्ट की BNSS की शेड्यूल नंबर 1 में अगर बेलेबल ऑफेंस बताया गया है तो वो क्या होगा? वो बेलेबल ऑफेंस होगा। और इस एक्ट के में और अदर लॉ है, मान लीजिए BNSS के अलावा कोई लॉ है उसमें अगर बेलेबल बताया गया कि बेलेबल ऑफेंस है तो वो क्या माना जाएगा? वो बेलेबल ऑफेंस होगा। ठीक है,
इसी में नॉन बेलेबल ऑफेंस की भी डेफिनेशन दी गई है। तो सेक्शन 21C में दो डेफिनेशन दी गई है, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस भी वही बात है कि बीएनएसएस की शेड्यूल नंबर 1 में जिनको नॉन बेलेबल घोषित किया गया वो नॉन बेलेबल है, और जिसको बेलेबल घोषित किया गया वो बेलेबल है। बस इससे ज्यादा इसमें जानने वाली कोई बात है नहीं। सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 21C में क्या दे रखा है, बेलेबल ऑफेंस है। तो हम 5 डेफिनेशन क्लॉज को खत्म करके आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल कोशिश करेंगे कि ये डेफिनेशन क्लॉज ही सिर्फ नहीं, चैप्टर 1 कंप्लीटली कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ी सी अभी स्पीड धीमे चलेगी, फिर धीरे धीरे हम लोग और तेजी लाएंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 5 डेफिनेशन क्लॉज पढ़ ली, हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि सेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। सीआरपीसी जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने एकदम उनके दिमाग में घुसी हुई थी सीआरपीसी, वो निकालने के लिए हमें इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये एक नई धारा जुड़ी 21A में, इसको कहते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बी में बेल, ये भी नई धारा है। सी बेलेबल ऑफेंस, ये नई नहीं है। डी में बेल बॉन्ड, ये भी नई है। और ई में बॉन्ड, ये भी नई धारा है। तो शुरुआत की 5 धाराओं में से एक जो डेफिनेशन है उसको छोड़ के बाकी चारों नई डेफिनेशन जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।